तो अभी तक 2.9 तक जो पढ़ा है उसमें कोई प्रश्न हो? विजय भैया, इसमें कुछ प्रश्न आया था क्या? मैं जुड़ा नहीं था कल। आप रखिए, नहीं तो फिर पढ़ते हैं, किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा तो। हाँ, क्या प्रश्न आए थे? आ, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं विजय भैया से। मैं भी नहीं जुड़ा था कल सुबह अच्छा। तो। हाँ। हाँ भैया, ऐसे प्रश्न तो कुछ नहीं थे। कुछ ठीक है भैया, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है भैया। हाँ, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, आदर्शवाद और भौतिकवाद कैसा है, आदर्शवाद में कैसा था, ये हम लोग क्या कर रहे हैं। तो भौतिकवाद में भी ऐसे ही पढ़े थे। वो जो पढ़ने वाला भाग था बहुत बढ़िया था, बहुत क्लियर भी था। जो इसमें जो भैया ने संकलन किया है, वो कौन सा किताब से आया है देखा नहीं, मगर बहुत बढ़िया था। इसमें से प्रश्न कुछ नहीं था भैया। तो ये वाला फिर से पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। कैसे रहेगा, आप बताइए भैया। हाँ ठीक है भैया, हाँ पढ़ सकते हाँ। ठीक है भैया, पढ़ते हैं। मैं पेज नंबर खोल देता हूँ। 2.9 था ना? यही था ना? हाँ, तो 217 से शुरू होता है वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है। जी इवनिंग वाले भैया, ग्रुप में क्वेश्चन। मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आप लोग को दिख रहा है 217? 167 दिख रहा है हमें। मैं वापस शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है भैया? जी। जी, बी भौतिकवाद के अनुसार यहाँ पहुंच गए ना? जी। जी ठीक है। अब कोई पढ़िए, मैं शेयर कर दिया है, पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेगा? भैया आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर जाऊंगा तो पढ़। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मेरे साइड से आवाज क्लियर नहीं होगी तो बताना मुझे। थोड़ा सा नेबरिंग बिल्डिंग से थोड़ा सा नॉइज है। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही भैया। ठीक है। भौतिकवाद के अनुसार भौतिकवादी मानसिकता में उपभोक्तावादी विचार स्वयं संग्रह की ओर है और सुविधा उसका लक्ष्य बना रहता है। संपूर्ण सुविधाएं इंद्रिय सन्निकर्ष में व्याख्यायित है। इस भोगवाद के लिए आधार रूप में पहचान ने सर्वोपरि उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया कर ही रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता संस्कृति में अच्छे से अच्छे मकान, अच्छे से अच्छे गाड़ी, अच्छे से अच्छे वस्तु, आभूषण अथवा प्रसाधन और अलंकार विधियां गण्य हैं। उन्मुक्त विचारों और प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल स्थलियों का भी परिकल्पनाएं हैं। यही एक परिवार की सीमा में शयनागार, प्रसाधनगार और आहार स्थली यानी भोजनगार के रूप में पहचाना गया है। इसकी साज सजावट, रचना, उपयोग, भंगिमाओं पर चर्चाएं उन्नतशील विधि से होती ही रहती है। ऐसी प्रवृत्तियों में पले हुए व्यक्तियों को देखने पर, सर्वेक्षण करने पर यही दिखाई पड़ता है। इनमें से सर्वाधिक लोग उत्पादन से जुड़े हुए नहीं हैं। संपूर्ण वैज्ञानिक आवाजों का बुलंद होने के क्रम में प्रौद्योगिकियों की स्थापना
और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जोर शोर विधि से देखने को सुनने को मिलती ही रहती है। इन आवाजों में जोर शोर से यही कहा जाता है, हर वस्तु आप जो चाहेंगे वह सब डब्बा में बंद होकर आपके घर पहुंचेंगे। उसके भरपाई में हर उपभोक्ता को मुद्रा भर देना है, आपको कुछ करना नहीं है। उपभोक्ताओं को उत्पादन की ओर सोचना ही नहीं है। सभी उत्पादन उपभोक्ताओं के उपहार के रूप में ही प्रस्तुत होने का घोषणा करते हैं। यह विशेषकर आहार वस्तुएं, अलंकार वस्तुएं और आवास वस्तुएं में से ईटा, पत्थर, रेत और लोहा को छोड़कर बाकी सब बंद पैक में ही आती है। सभी बंद पैक उत्तम पैक, आकर्षक पैक में सुरक्षित होकर उपभोक्ता के पास पहुंचता है। इसमें उपभोक्ता भी बहुत बाग होते हैं। इसमें बाग होने का तर्क में से एक, डब्बे के खाने से घर काला नहीं होता है। भले ही संपूर्ण शहर प्रदूषण से भरा हो, यथा कहीं भी शुद्ध हवा नहीं मिलता हो, घर के अंदर धुआं का दाग न होने पर बाग होता हुआ, गदगद होता हुआ उपभोक्ताओं को देखा जा सकता है। स्वच्छ सुंदर डिब्बे के अंदर आहार औषधि वस्तुएं बंद होने के उपरांत उसे पावन वस्तु मानी जाती है। भले ही उसके अंदर कुछ भी रहता हो, इस विधि से पैक और नामों पर विश्वास दिलाना ही संपूर्ण उपभोक्ता संसार में प्रचार, वह भी आकर्षक प्रचार को अपनाया जाना देखा गया है। आकर्षक प्रचार के तात्पर्य में सर्वाधिक भाग किसी लड़का लड़की का स्वीकृतियां, मुद्राएं, भंगिमाएं, अंगहार सब सभी परित यौन उन्माद के लिए सूत्रित है। यह आकर्षक प्रचार का तात्पर्य है, जैसा एक व्यक्ति प्रचार तंत्र विधि से बीड़ी पीता हुआ अपने निश्चित मुद्रा भंगिमा अंगहार सर्वाधिक वैभवशाली स्थिति में प्रस्तुत हो, ऐसी बीड़ी पीने की प्रक्रिया को देखकर अनेकानेक लोगों को पसंद आ जाए। इसमें लड़कियों को पसंद आना भी एक मुद्दा रहती है। इसी प्रकार गांजा दारू पीने की विधि में अनेकों प्रकार के व्यंजनों के साथ खाना खाने की प्रक्रिया के रूप में और उसके सजावट के रूप में कपड़ों के पहनावा पसंदी के रूप में अंततोगत्वा प्रचार माध्यम से जिस वस्तु को बेचना है, उसको भ्रमित लोकमानस स्वीकारना प्रचार का सफलता माना गया है। अस्तु संग्रह सुविधा भोग अतिभोग बहुभोग मानसिकता उपक्रम प्रौद्योगिकी विज्ञान विधि से समाज रचना उसका निरंतरता और इस पृथ्वी का नैसर्गिक संतुलन अर्थात पृथ्वी के चार अवस्थाओं के परस्परता में संतुलन और संपूर्ण मानव में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। बढ़िया। तो बहुत ये अच्छा। हाँ, पूरा जो पैराग्राफ है उसमें अभी भौतिकवाद की ही बात की है कि कैसे भौतिकवाद में जो मानसिकता है भौतिकवादी, उसमें कैसे हम लोग जो कंज्यूमरिज्म जिसको बोलते हैं उपभोक्तावाद,
उसमें कैसे वस्तुओं को, जिसको हम पहले बोल रहे हैं कि हमारी नीड नहीं है फिर भी नीड क्रिएट किए जाती, तो नीड क्रिएट करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। कोई वस्तु को आकर्षक बनाना है, उसका पैकेजिंग ठीक करना है, तो वो उन्माद के रूप में उसको बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या करेंगे। तो वही वो सब विवरण किया है कि कोई महिला या पुरुष जो भी ऐसे है प्रोडक्ट है, उसको जैसे अभी हम लोग देखते हैं टायर की ऐड आती है, अब टायर की ऐड में गाड़ी का जो टायर है उसका कितना लंबा चलेगा वो बताने से ज़्यादा किसी लड़की को उसमें बताते हैं, क्यों? क्योंकि उससे उन्माद पैदा होता है, फिर वो मार्केटिंग हो पाती। तो ये सारे जो तरीके हैं, उसके पीछे में जो सोच है वो भौतिकवादी सोच के आधार पर ये सब हो रहा है। इस बात का वर्णन ये 3 पैराग्राफ में किया है। और इन सब से जो धरती में या पृथ्वी में हम चारों अवस्था में संतुलन की कामना कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि भोग बहुभोग अतिभोग मानसिकता में धरती का शोषण तो होना ही है। ये बात बता रहे हैं। जी। अब बहुत सारी चीजें जो है ना मतलब इतना पहले से लिखा है और वो वैसे ही ध्यान जा रहा है कि अलग अलग धाराओं में ये चीजें मार्केटिंग और उसके हिसाब से लोग उसका मतलब यूज में ला रहे हैं। जी भैया बिल्कुल। ये पूरा आपकी एक तरह से मनोवैज्ञानिक उसको समझ के ही सब कुछ किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे जो फियर साइकोलॉजी है या बाकी सब चीज़ें है, हम्म। जो ये प्रलोभन है, उन्माद है, तो हम्म। मानव में क्या चीज़ें हैं जो ड्राइव करती है। तो जैसे अभी ये उन्माद के रूप में देखा गया है, जो हम लोग देखते हैं कि कोई सिगरेट पी रहा है या कुछ जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, वो पी हम्म। के उसमें एकदम ताकत आ रही है, ऐसा वो हीरो बन रहा है गुटखा हम्म। खा के, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। और प्रभावित इसीलिए होते हैं कि उनको भी लगता है हम भी कोई एक ऐसा काम करें जिसमें हम हीरो हो। तो कुल मिला के वो अट्रैक्ट करने का जरिया बन जाते हैं ये सारे जो कमर्शियल्स है, एडवर्टीजमेंट, और उससे वो अट्रैक्ट होते हैं सब लोग, और फिर अट्रैक्ट करके उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो ये सारे माध्यम है, पर उसके मूल में मानसिकता भौतिकवाद की है, भोग की है, उपभोग बहुभोग। और ये सब होने से इम्प्लीकेशंस धरती पे क्या आ रही है। तो अब जैसे ये भोग उपभोग बहुभोग में आदमी जाएगा, अब जरूरत नहीं फिर भी वो मतलब नशा भी कर रहा है, उसकी जो जरूरतें नहीं उतना सामान खरीद रहा है। अब जितना सामान खरीद रहा है जो यूज भी नहीं कर रहा है, तो उससे बैलेंस जो है धरती पे, क्योंकि जो भी सामान बन रहा है उसके रिसोर्स इसी धरती में से आ रहे हैं, चांद पे से उतर नहीं आ रहे। तो धरती के रिसोर्स जो है वो फिर कम पड़ जाते हैं। तो ये सारा चक्र जो है, और फिर वो ग्लोबल वार्मिंग में जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर पानी की सब समस्या हो रही है, फिर वो युद्ध में जाता है, जिसके हम अभी सारे जो युद्ध हो रहे हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध है, वो वार्म वाटर पॉलिसी के कारण हो रहा है। तो एक से एक चीज कैसे जुड़ी हुई है, हम लोग छोटा सा सोचते हैं कि मेरा घर में डब्बा मंगवाने से क्या होगा, और उसकी इम्प्लीकेशंस अगर सबका क्यूमुलेटिव देखेंगे तो वो पूरा धरती के तापग्रस्त होने में, और मानव मानव के बीच में विश्वास जो कम हो रहा है, वहां तक समस्याएं पहुंच रही है। तो ये पूरा क्रम जो भौतिकवाद से कहाँ हम पहुंचे, उसकी बात बहुत अच्छे से 3 पैराग्राफ में कर दी। बढ़िया भैया। ये जो आपने भय और प्रलोभन की बात की, जो मूल में भय और प्रलोभन ही है इसके मतलब इसके पीछे इसकी जो मानसिकता है, तो भय को थोड़ा अलग से और प्रलोभन को थोड़ा अलग से जोड़ पाएंगे कि कौन से चीजों में जोड़ता है, और जैसे अस्थिरता और उसका जो एक आइडेंटिटी के रूप में, रूप बल धन पद में उसको भय का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और जीने में आता है, तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, और थोड़े से उसमें थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक भैया बिल्कुल।
देखिए, भय और प्रलोभन जो है ना, उसको अभी ये भौतिकवाद की बात हो रही है। आदर्शवाद में भी भय प्रलोभन आस्था को प्रयोग किया गया, बहुत बारीकी से किया गया। जैसे आप देखेंगे, कोई भी साधना करना है या कोई भी आप जो कर्म कर रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए दो पहलू को सोचा गया। एक तो जिसको कह रहे हैं भय। क्या भय है? अगर हम बुरे कर्म करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे गलत, तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। ये मैं एक फिलोसॉफी की बात कर रहा हूँ। दूसरी, उसमें अगर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, और वो जो रिवॉर्ड होंगे उससे फिर हम कहीं एक जगह पे पहुंचेंगे जिसको स्वर्ग नाम दिया। तो ये वहां पे हो गया। फिर भौतिकवाद में जो बदलाव आया, ये हुआ कि स्वर्ग में जाके क्या मिलेगा, तो सुविधाएं मिलेगी। तो वो जो भी सपने हैं वो इसी धरती पे पूरे हो सकते हैं। तो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलने लगे हमको, कुछ मतलब उसको देर के, या जिसको हम कह रहे हैं कि राह देखने की जरूरत नहीं, वेट करने की, वेट ओवर हो गया। तो जितने भी सारी कल्पनाएं थी वो यहीं पे होने लगी। तो ये हो गया प्रलोभन। इसलिए हमको सब कुछ करना है, पर ये सब पूरा करने के लिए जैसे जो भी हमको प्रोमिस एक तरह से बताया गया है कि ये करेंगे तो अच्छा, तो हमको स्वर्ग में ये सब चीज़ें मिलेगी। तो जो मिलने वाली चीजें हैं वो यहीं पे धरती पे ही मिलने लगे। पर उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए फिर हमारे पास पैसा चाहिए, संग्रह चाहिए सुविधा के लिए। तो संग्रह करने के लिए फिर पैसा कमाना पड़ेगा। फिर पैसा कमाने के लिए जो तरीके हैं उसमें भी कोई वैध अवैध का भी कोई जिसको हम कह रहेंगे कि कोई फासला नहीं रहा, अवैध भी वैध हो गया। तो जो स्वधन की मानसिकता है वो नहीं हो पाई। इसलिए संग्रह जो चरम सीमा पे है अभी, सबको संग्रह करना है, सबको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। क्यों? उससे सारी सुविधाएं जो वर्णन किया वो यहीं पे मिल रही। तो ये प्रलोभन का पार्ट हो गया भौतिकवाद में। भय क्या है? तो भय के जो उसको हम स्कैरसिटी कह रहे हैं रिसोर्सेज की, कि कल हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। धन भय है। फिर जैसे दर्शन में धन भय, प्राण भय, मान भय, पद भय, चार भय की बात की है। तो ये भय जो है वो कैसे काम करता है? तो जैसे भौतिकवाद में भय ये काम करेगा कि कल मेरे पास कुछ भी, जिसको हम अपना पैसा कह रहे हैं या प्रॉपर्टी कह रहे हैं, वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो कल मैं जो है ये सारे जो भोग है उसको नहीं कर पाऊंगा। ये भय है, धन का भय। तो ये भय के कारण फिर आदमी ड्राइव होता है। जैसे पूरा जो पॉलिसीज का है, बाकी सब चीज़ें जो काम करती है वो आपके फियर पे ड्राइव करती है। जैसे आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में एक भाग देखेंगे कि ऑफर्स आते हैं, एक पे एक फ्री है, इतने परसेंट डिस्काउंट है। ये सारा प्रलोभन वाला मामला है। पर इसके साथ में आप देखेंगे साइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं। तो कोई भी एडवर्टीजमेंट वो में तीन पार्ट होते हैं, एक तो हीरो होता है, एक विलन होता है, और एक विक्टिम होता है। जैसे आप छोटी सी एग्जांपल दीजिए, बच्चों को कैसे प्रयोग कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा ये वाला फूड नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो इसमें जो बच्चा है वो विक्टिम हो गया, वो जो सुपर सप्लीमेंट फूड है वो एक हीरो हो गया, और जो आप खिला रहे हैं घर में ये सब विलन हो गया। तो ये ऐसे मानसिकता को आपकी भय दिखा के वो करते, तो आप वही वो प्रोडक्ट चुनेंगे जो बाजार में है। तो इस तरह से भय और प्रलोभन का प्रयोग करके भौतिकवाद में आपको अट्रैक्ट किया जाता है, जिससे आप या तो डर के वो प्रोडक्ट खरीदो या प्रलोभन से खरीदो। ये सारा है भय प्रलोभन। और दर्शन में जब प्रलोभन को देखेंगे तो वही है, प्रलोभन में आपको सुविधा संग्रह का प्रलोभन होगा है अभी। और भय में देखेंगे तो धन का भय है, प्राण का भय है, मान का भय है, पद का भय है, ये चारों भय है। तो उसका तोड़ भी मानव व्यवहार दर्शन में वो लिखा है कि पद जो है वो तो एक समय जाने ही वाला है, प्राण का हरण होने ही वाला है। धन जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, मतलब वो हमेशा बड़े समृद्धि रह पाएगी, संग्रह नहीं रहोगे। तो ये सारे उसमें भय को कैसे दूर करें? तो समझ के साथ अपने आप को स्वीकार के कि हम शरीर और जीवन है, जिसमें शरीर जो है वो तो खत्म होना ही है कभी ना कभी। शरीर अमर नहीं है, जीवन अमर है। तो ये सारी वास्तविकता जैसे ही हमको स्वीकार होने लगती है, स्वीकृति के साथ साथ ये भय दूर होते हैं। तो ये भय प्रलोभन का तोड़ हो गया। और कैसे भौतिकवाद में भय प्रलोभन को प्रयोग करके हमको उनकी तरफ आकर्षित किया जाता है खरीदने के लिए। ये बात हो गई। ठीक है भैया। जी भैया, बहुत अच्छे।
बाकी लोग आप रखिए जो भी प्रश्न होंगे। ये कौन है? वैसे मोटा मोटा आ रहा था, अभी आपका प्रश्न बढ़िया हुआ। प्रलोभन जो है वो सुख सुविधाओं से जुड़ता है, और भय जो है ये चारों भय से जुड़ता है, तो क्लियरली देख पाते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। जी। विजय भैया ठीक है ना? हाँ भैया। भैया आदर्शवाद और इसमें भौतिकवाद तो बहुत बढ़िया क्लियर है। तो आदर्शवाद में भी हम लोग एक जगह पे फंसे हुए हैं, ऐसा तो लग रहा है। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। जो देख रहे हैं वैसे मुझे तो थोड़ा एकदम स्कूल के टाइम से थोड़ा ऐसा था कि क्यों ये सब लोग कर रहे हैं, कुछ दिखता तो नहीं है। और क्योंकि परिवार में कर रहे थे इसीलिए हम भी कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ ठोस निकलता नहीं है और आचरण में भी तो नहीं दिखता था, और खाली स्टोरी और पूजा पाठ के रूप में दिखता था। फिर भैया ये तो मतलब अभी भी बहुत जगह पे बहुत मतलब लोग फंसे हुए रहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, फिर अभ्यास के कारण तो आदर्शवाद में भय भय भी बहुत है, और कुछ मिलेगा आशीर्वाद, इसीलिए बहुत जगह घूमते रहते हैं। और ऐसा ही है भैया, मगर इसमें कुछ ऐसा जगह बनेगा कभी कि नहीं, इससे तो नहीं हो पा रहा है, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। जी भैया ऐसा उसके लिए। खुद से ही कभी कभी हम प्रश्न आ जाता है, फिर आ जाते हैं अपने ऊपर ध्यान देके, ठीक है हमको जितना समझ बना है उसके ऊपर काम करेंगे, मगर ध्यान चारों तरफ भी चला जाता है। बोलिए भैया। जी भैया आप जो बोले, समाज में तो परिस्थिति अभी वही है। अभी समाज में दो धाराओं में ही लोग जी रहे हैं, या तो आदर्शवाद में जी रहे हैं या भौतिकवाद में जी रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है प्योरली आदर्शवाद में जी रहे हैं या भौतिकवाद में जी रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं तो ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कि एक ही व्यक्ति कुछ समय के लिए आदर्शवाद में जी रहा है, कुछ समय के लिए भौतिकवाद में जी रहा है। तो ये वेरिएशन है। प्योरली आदर्शवाद में जी रहा है, प्योरली भौतिकवाद में जी रहा है, ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। दोनों में जीने वाले लोग हैं, मतलब वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार है। जैसे आप जो पूजा हम्म पाठ है सबकी बात कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि कुछ समय जब मतलब मुश्किल है तो पूजा पाठ कर लिया और फिर बाकी भोग कर लिया, तो हम्म। वो स्विच करते रहते हैं। हाँ, स्विच भी करते हैं और एक अभ्यास और भय के कारण रेगुलर करते रहते हैं, तो इससे मगर आचरण में कुछ अलग नहीं दिखता है, और कुछ लोग बढ़िया से कर पाते हैं मगर वो भी पूरा नहीं पड़ता है, वो एक है। हाँ जी ठीक है भैया भैया। उसकी लिमिटेशंस जो है, भौतिकवाद की लिमिटेशंस और आदर्शवाद की लिमिटेशंस, वो अगर पता है, नहीं पता है, और दूसरे में हम कहाँ पे, जैसे मानसिकता में देखेंगे तो मुझे लगता है आदर्शवाद भौतिकवाद और सहस्त्रवाद की मानसिकता में ही फर्क है। बाकी सहस्तित्व में जीता हुआ आदमी क्या, मतलब कपड़ा अच्छा नहीं पहनेगा तो पहनेगा वो, पर मानसिकता में बहुत अंतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तीनों में अगर आप बाह्य रूप से देखेंगे तो आपको बहुत फर्क नहीं लगेगा। जैसे आदर्शवाद में भी अभी जो लोग हैं उनको सुविधा का क्या जरूरत नहीं पड़ता, तो ऐसा तो नहीं लगता, वो भी सुविधा को अच्छे से प्रयोग करते हैं। और हम्म वैसे ही भौतिकवाद में जैसे आप बात करें, जो लोग घोर भौतिकवाद में भी जी रहे हैं, वो भी जब मुश्किल आती है तो वही पूजा पाठ वो सब करते हैं। तो ये तो दिखता ही है कि आदमी एक जगह पे नहीं है। पर बाहर से हम्म देखने पर तो सब एक जैसा ही लगता है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हम आदर्शवादी है या भौतिकवादी है। मिक्सचर ऑफ बोथ है। और सहस्तित्ववाद में भी बाहर से देखने में सहस्तित्ववाद नहीं समझ में आएगा, उसके लिए मानसिकता जो है वही एक ध्रुव बिंदु है। इसीलिए अगला जो
पढ़ना है उसमें हमको क्लैरिटी मिलेगी कि तात्विक रूप में आदर्शवाद भौतिकवाद क्या है। व्यवहारिक रूप में बहुत सारा हमको बाहर से देखने को नहीं मिलता। जब तक तात्विकता और तार्किकता स्पष्ट नहीं है तब तक। हाँ भैया, पूरा तो अस्तित्व में जीना नहीं हुआ है, मगर ये सब तो क्लियर है, आदर्शवाद और भौतिकवाद तो क्लियर है। तो उसी के साथ अभ्यास करने से आराम तो होता है। और पूरा आप जो बोल रहे हैं तात्विक वाला भाग पूरा अभी तक बैठा नहीं। हम्म, जी भैया, वो क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे अभी जैसे ये वाला भी पढ़ेंगे ना हम दूसरा पेज, तो काफी क्लैरिटी इसमें आ जाएगी कि आदर्शवाद किसको कह रहे हैं, भौतिकवाद किसको कह रहे हैं, और दोनों की मानसिकता में क्या अंतर है, और सहस्तिवादी मानसिकता में क्या फर्क आएगा। ये हमको क्लैरिटी होती जाएगी इवेंचुअली। ठीक है भैया। ठीक है भैया, पढ़े आगे वाला। हाँ भैया। भैया इसमें जो भौतिकवाद है तो जो भी है ठीक है, आवश्यकता के हिसाब से जीने की कोशिश है। मगर फिर भी जो चारों तरफ देख रहे हैं अ, वो सब बातों में उसमें समाधान भी है। और ऐसा भी लग रहा है कभी कभी भय आ भी जाता है। जैसे नौकरी का भय, वो अभी पूरा भय नहीं है। अभी अभी तो आराम है कि क्योंकि हम लोग कुछ भी कर पाते हैं, कर पाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, परिवार में कर पाएंगे। परिवार का थोड़ा ज़्यादा भय है कि ऐसा वाला स्टेटस नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा कम में जीना पड़ेगा, उनका वो समझ अभी तक बना नहीं है। तो वो भय फिर हमारे ऊपर भी आ जाता है। परिवार का जो है वो भी हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा अभी देखता हूँ भैया, स्व निरीक्षण से ये भी पता चल रहा है। तो दूसरा है, अभी इतना भी नहीं है। दूसरा है, हाँ अभी ये जो चारों तरफ जैसा क्योंकि व्यवस्था बनी नहीं है, वो मेडिकल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब तो बहुत बढ़िया बनी नहीं है। तो उसका भी एक भय कभी कभी आ जाता है। इसको थोड़ा बताएंगे भैया। जी भैया, ये भय अभी तक रहेगा। देखिए, जो मानव का लक्ष्य है ना, वो समाधान, समृद्धि, अभय और अस्तित्व है। और अभय की जो बात कर रहे हैं उसमें समाज के स्तर पे जो है वो रहेगा। उसमें दो चीजें हाँ। अभी के लिए क्या हो सकता है, अभी जैसे हम लोग कहीं पे बाहर जाएंगे, बस में, ट्रेन में, तो क्या हमारा सामान या हमारा वॉलेट चोरी नहीं होगा क्या। तो हम ऐसा सोचे हाँ हमको भैया। भय नहीं है तो हम लोग सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी सुरक्षा करनी है। पर मन में उस भय से जो परेशानी है वो चली जाएगी। अगर अभय की मानसिकता में सही देखेंगे तो इतना अंतर आएगा। पर उसके लिए हम जो करना है वो तो करेंगे ना, उसको लॉक करेंगे, बाकी सब चीजें करेंगे, वो नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी स्वास्थ्य के लिए है, संग्रह अलग वस्तु है, और जिसको हम कह रहे हैं कि आगे के लिए व्यवस्था करना, संचय करना, ये अलग वस्तु है। जैसे आपको हेल्थ हम्म। के लिए या कुछ के लिए आपने कुछ पैसा जोड़ लिया, जो आकस्मिक जो आपदाएं आने वाली है, डिजास्टर, उसके लिए, वो संग्रह नहीं है। संग्रह ये है कि आप इकट्ठा कर लिए और फिर बाद में आप कुछ नहीं करके उसको भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ये सारा संग्रह में हम्म। जाए। तो इसको क्लैरिटी से जब तक हमको पता नहीं चलेगा, हम उसको अलग अलग भी नहीं कर पाएंगे। हमको ये अपराध भी लग सकता है हम संग्रह में है, और हो सकता है वो तो हम्म। सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए हमने वो किया हो प्रावधान। तो ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक मैं कह रहा हूँ बाहर से एक ही लगेगा। अभी मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 लाख की एफडी करा के रखी है, और कोई एक व्यक्ति है जिसने ये सोच के की है कि भाई आगे जाके हेल्थ में कोई परिवार में इश्यू आ जाए, इसके लिए हमने कुछ जोड़ के रखा है। अब ये दोनों में अंतर क्या है। तो एक तो है कि जिसको हम कह रहे हैं कि व्यवस्था के लिए किया है, एक ने संग्रह क्या किया कि भाई मान लो हमको काम नहीं करना पड़े और भोग के लिए करके रखा है। अब दोनों में मानसिकता की अंतर है। दोनों में जो उसने किया है वो तो सेम ही रहेगा, उसका डिविडेंड या जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी सेम ही होगा, पर मानसिकता में बहुत फर्क आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाह्य देखने से भौतिकवाद है, आदर्शवाद है। जैसे अभी बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान हैं जिसको हम आदर्शवाद में गिनते हैं, उनके अंदर भी
आप देखेंगे उनका भी बड़ा बड़ा ट्रस्ट है, उनका भी एक तरह से पैसा जमा हो रहा है। तो क्या उनको भौतिकवादी कहेंगे? तो वैसा तो बाह्य रूप से तो पता नहीं चलेगा हमको कि आदर्शवाद है भौतिकवाद है। उसकी मानसिकता के रूप में ही हम अंतर कर पाएंगे, हमारे लिए भी वही होगा। या हमको देख के भी कोई बोल सकता है कि भौतिकवाद की तरह जी रहे हो आप, या आदर्शवाद की तरह जी रहे हो, पर उसके पीछे मानसिकता जब तक पता नहीं चलेगी तब तक उसको हम लोग वो नहीं कर पाएंगे डाइसेक्ट। तो तब तक ये जो भय है ना हमारे अंदर समाज में, इसको भय से ऊपर उठ के व्यवस्था, या जिसको हम कहते हैं भविष्य का योजना, ये करना, इसमें कन्वर्ट होना, ये एक रास्ता है। बढ़िया भैया, काफी बढ़िया क्लियर। मतलब संतुलन पकड़ में नहीं आ रहा कि इसमें बैलेंस कहाँ पे है। बढ़िया भैया। संग्रह का काफी मतलब स्पष्टता के साथ है तो ठीक है। वो जी भैया मतलब बिल्कुल। उपभोग के लिए, हाँ उपभोग के लिए वो संग्रह नहीं। ठीक है भैया, आगे पढ़ेंगे। जी भैया, इसको आप सामान्य रूप में भी देख सकते हैं। जैसे एक खेत है, अभी एक खेत में जो अनाज होगा, मान लो गेहूं हो गए, तो गेहूं हर रोज तो उगेंगे नहीं, वो एक सीजन में आएंगे 3-4 महीने में। और जब उग गए तो उसको उसका उसको बना के रखना है ना पूरे साल, तो उसको संग्रह नहीं कहेंगे। अगर उसको संग्रह कहेंगे तो फिर पूरी दुनिया में ऐसा होगा, रोज खाओ रोज उगाओ, ऐसा नहीं है। जैसे कई बार ऐसा गांव में अभी तो होता ही है, हम लोग जब करते हैं तो 1-2 साल अच्छी फसल होती है, एक आध साल ऐसा आता है जब थोड़ा ठीक नहीं होता। तो हर तीसरे साल लगभग साइकिल में ऐसा हो रहा है। अभी तो बहुत ही खराब हो गया एटमॉस्फेयर, तो ज़्यादा होने लगा। पर जो पुराने लोग हैं उनसे बात करते हैं तो उनसे वही पता चलता है कि हर दूसरे तीसरे साल ऐसा होता था। तो उन्होंने संरक्षण करने के लिए बहुत पद्धतियाँ बनाई थी। जैसे मिट्टी का एक वो बड़ा सा होता था मटका, उसके में नीचे एक छेद होता था, फिर उसको वो आटे से बंद करते थे, और वो जो अनाज होता था, या फिर नीचे गड्ढा करके वो अनाज रखते थे, और उसमें वो नीम के पत्ते सब लाते डालते थे खराब ना हो। तो ये संरक्षण की पद्धतियाँ थी, इसको संग्रह नहीं कहेंगे। पर हम लोग भोग के लिए करें कि हमको काम ही नहीं करना पड़े, उसके लिए करके फिर हम भोग करते रहे, ये जो मानसिकता से कर रहे हैं, ये संग्रह है। तो इसको समझ पाने के लिए हमको डीप में वो समझना पड़ेगा किस मानसिकता से ये कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। वो मानसिकता भौतिकवाद की है, आदर्शवाद की है, या संस्कृतिवाद की है। तो यहाँ से ही डिफर हो पाएगा अपने अंदर भी और दूसरे के मूल्यांकन में भी। ठीक है भाई। ठीक है, आगे पढ़े। जी भैया। हाँ भैया, आप पढ़ रहे हैं? हाँ। हाँ भैया, पढ़ता हूँ। हाँ, जो टेबल पढ़े है। हम लोग भैया दो, जो आदर्शवाद और भौतिकवाद, तो उसका ये चार्ट दिया हुआ है, बढ़िया है, पढ़ दीजिए। जी। ईश्वर केंद्रित यानी रहस्यमूलक दृष्टिकोण, जिसमें लिखा है लक्ष्य बराबर भक्ति, विरक्ति, मोक्ष, स्वर्ग यानी रहस्यमय, विधिवत अध्ययन का आधार नहीं बना, परिवार में समाज का स्रोत नहीं, फलता असामाजिक, मोक्ष का प्रमाण नहीं, फलता परंपरा नहीं होगा। इसी के बराबर भौतिकवादी दृष्टिकोण रखा है। लक्ष्य है सुविधा संग्रह, इसी से भोग, बहुभोग और अतिभोग।
प्रकृति पर शासन, दोहन, फलता, अव्यवस्था। यंत्र बनाकर, लाभ बनाकर रखे। सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु नहीं, फलता असामाजिक। तो एक बार इसको फिर से पढ़ता हूं कि ईश्वर केंद्रित में लक्ष्य है भक्ति विरक्ति, मोक्ष, स्वर्ग यानी रहस्यमय। भौतिकवादी में दृष्टिकोण रखा है लक्ष्य, सुविधा संग्रह, इसी से भोग, बहुभोग, अतिभोग। ईश्वर केंद्रित में विधिवत अध्ययन का आधार नहीं बना है, इसी को भौतिकवादी दृष्टिकोण में रखा है प्रकृति पर शासन, दोहन, फलता, अव्यवस्था। शायद ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाएंगे इसको, आगे पीछे है। ठीक है, आगे का ही पढ़ता हूँ मैं। मुझे लगा कि लाइन बाय लाइन ये थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला मुद्दा है आदर्शवादी मानसिकता। एक चार्ट पर लेफ्ट कॉलम में है, राइट कॉलम में भौतिकवादी मानसिकता है। तो आदर्शवादी मानसिकता, पहला बिंदु है चेतना से वस्तु पैदा होती है। सर्वशक्तिमान ब्रह्म, देवता, ईश्वर से सब कुछ संचालित होता है। सर्वशक्ति से भयभीत होकर ही ग्रह गोल अपना अपना काम करते हैं। इसी को भौतिकवादी मानसिकता में रखा है वस्तु से चेतना पैदा होती है। प्रकृति सब कुछ है, सब कुछ अस्थिर एवं अव्यवस्था की ओर है। दूसरा, अहिंसा का पक्षधर, या आदर्शवादी मानसिकता में। भौतिकवादी मानसिकता में पैसा व पद से प्रबंधन होता है। आदर्शवादी मानसिकता में सहिष्णु। भौतिकवादी मानसिकता में धरती व इसके वातावरण के साथ अधिकतम अपराध, पर्यावरण के साथ अपराध करना। आदर्शवादी मानसिकता में दो और चीजें दी है, धरती के साथ नहीं के बराबर व जंगलों का आंशिक शोषण। पांचवा मुद्दा है आस्था के लिए पीढ़ी से पीढ़ी पर बल। जी भैया, तो इन दोनों को देखेंगे ना तो दो दृष्टिकोण में अंतर क्या है उसको बताया है। तो पहले तो जो आदर्शवाद है ईश्वर केंद्रित, जिसको हम कह रहे हैं, इसको ईश्वर केंद्रित इसलिए किया है कि इसके केंद्र में सारा जो कुछ बना है उसके मूल में कोई एक क्रिएटर है जिसने करता है, जिसने सब निर्माण किया है। तो केंद्र में ईश्वर है। और दूसरा, ईश्वर को जब हम देखने जाते हैं तो रहस्य में जाते हैं, इसीलिए इसमें मूल में रहस्य है, इसलिए इसका नाम ईश्वर केंद्रित रहस्य मूलक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण जो है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण के रूप में रखा है। तो ये दो दृष्टिकोण को यहाँ पे कंपेयर किया है तुलना में। तो जैसे लक्ष्य के देखेंगे तो लक्ष्य में जो ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण है उसमें लक्ष्य क्या है, ये तो भक्ति विरक्ति है। भक्ति विरक्ति को देखेंगे, भक्ति का अर्थ है हम उसके मय हो जाए, ईश्वरमय। विरक्ति क्या क्या है, जिसको हम कह रहे हैं संसार है, परिवार है, इनसे दूर जाना है। मोक्ष को रखा गया है उसमें, जैसे हम चार पुरुषार्थ को देखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष यानी मुक्ति, सबसे मुक्ति, आवागमन से भी मुक्ति, मतलब हमको वापस जन्म ना लेना पड़े। स्वर्ग की कल्पना की, अगर स्वर्ग में जाना है तो जैसे मैंने पहले बात किया कि सब पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाने को मिलेगा।
जहाँ पे सारे सुख भोगने को मिलेंगे। अभी उन सुखों से दूर रहना है, विरक्त होना है, वो वहां जाके भोगेंगे। तो ये सब बातें उसका लक्ष्य बनी, और इससे विधिवत अध्ययन का कोई आधार नहीं बना, जिसको हम बोलते सिस्टमेटिक स्टडी। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि कोई डॉक्टर बनना है तो वो 12th साइंस तक पढ़ेगा, फिर डिग्री लेगा तो डॉक्टर। एक सिस्टमेटिक स्टडी है। वैसे इसका कोई ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण में नहीं बन पाया। परिवार को जो है वहाँ पे, परिवार जो है, समाज जिसको हम कह रहे हैं वो समाज क्या है, तो जिसको हम कह रहे हैं कि परिवारों का गठन है समाज, मतलब परिवार मिलकर समाज बन रहा है। तो परिवार जो है वो समाज का स्रोत हुआ, जहाँ से समाज बन रहा है। मूल इकाई जो है वो परिवार है, बेसिक यूनिट जिसको बोलेंगे हम। तो वो नहीं बन पाया, इसीलिए असामाजिक हो गए। फिर मोक्ष का प्रमाण जो है वो नहीं मिला। किसी को मोक्ष हुआ भी तो उसका प्रमाण नहीं हुआ, मतलब उसकी परंपरा नहीं हुई। उसको परंपरा में, शिक्षा में, आचरण में, संविधान में, व्यवस्था में वो दिखा नहीं। तो इसलिए ये चीज हुआ एक एक दृष्टिकोण के कारण। दूसरा दृष्टिकोण जब आया, जो जिसको हम भौतिकवादी दृष्टिकोण कह रहे हैं, तो वो जब एक तरह से समाज में सबको भौतिकवादी दृष्टिकोण से सोचने का जब विचार किया, तो सबका लक्ष्य क्या बना? सुविधा संग्रह ही बना। और उसके कारण भोग 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 अति भोग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भोग के लिए प्रकृति पर शासन करना पड़ेगा। तो शासन करने के लिए फिर प्रकृति का दोहन करना पड़ेगा। दोहन करेंगे तो अव्यवस्था ही होगी। और फिर हमने क्या किया? यंत्र बनाए बहुत सारे। और वो किसके लिए बनाए? कि यंत्र से उनको स्पीड मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, मतलब जो काम 10 घंटे में होता है वो 5 घंटे में हो जाएगा। और उससे जो मानसिकता है प्रॉफिट मेकिंग, लाभ की रही, उसमें ये मूल मुद्दा रहा। सुविधा संग्रह जो है वो कितनी भी बढ़ जाए, उसका तृप्ति बिंदु यानी सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहीं पे आता नहीं है, इसीलिए असामाजिक है। तो ये दोनों दृष्टिकोण की तुलनात्मक एक प्रक्रिया हुई कि दोनों में क्या हुआ और उससे क्या परिणाम आया। तो ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण से परंपरा नहीं बन पाई, भौतिकवादी दृष्टिकोण से असामाजिकता हुई, सामाजिकता नहीं बन पाई। ये तो बात इसमें की। फिर आगे जो मानसिकता की बात है, कि दोनों मानसिकता से क्या बात हो रही है, तो मूल में तात्विक रूप में जो आदर्शवाद कह रहा है कि ये सारा जो बना है अभी, सारा जड़ पदार्थ है या मानव बना, आत्मा जिसको कह रहे हैं, ये सब कहाँ से बनी? तो चेतना से बनी है। जिसको मूल में बह रहा है कि चेतना से ही वस्तु पैदा हुई है। और जो सर्वशक्तिमान है वो ब्रह्म है, देवता है। वही सब संचालित, क्रिएटर है, वो संचालन भी कर रहा है। और वही जो पाप और पुण्य का मामला है कि उससे भयभीत होकर सारे ग्रह गोल, जैसे हम लोग कहते हैं शनि कोपायमान हो जाएगा या ये कोपायमान हो जाएंगे, तो सारे ग्रह गोल भी उनसे ही काम करते हैं। ऐसा एक मानसिकता हुआ। भौतिकवाद में क्या मानसिकता हुई? कि वस्तु से चेतना पैदा होती है, यानी जैसी वस्तु होगी वैसी चेतना होगी। तो जैसे मान लो शरीर जो है, जैसा शरीर होगा वैसी चेतना होगी। तो मानव का शरीर होगा तो वैसी चेतना होगी। अगर गाय का शरीर है तो वैसी चेतना होगी। वैसे ही यहाँ तक पहुँच गए अभी तो, कि जो मशीन्स है उसमें भी चेतना हो सकती है, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसमें। यहाँ तक भौतिकवाद पहुँच गया है। तो उनके लिए फिर वस्तु जो है वो सर्वोपरि होगा, क्योंकि वस्तु से चेतना पैदा हो रही। तो और दूसरा उन्होंने एक सिद्धांत ये दिया कि सब कुछ अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है। एक एनार्की है पूरा, अस्तित्व में व्यवस्था नहीं है। तो ये और सब कुछ जो अव्यवस्था की ओर ही जा रहा है, अल्टीमेटली सब कुछ विनाश हो जाएगा। दूसरा इसमें ये क्या कि पैसा जो है वो पद है, इससे ही सारा प्रबंधन होता है। अल्टीमेटली सुविधा संग्रह के लिए पैसा और पद दोनों चाहिए। तो यहाँ पे ले गए ये मानसिकता में। तीसरा उन्होंने क्या किया? धरती के, उसके वातावरण के साथ मैक्सिमम जितना भी अपराध हो सकता है वो अपराध करो। ये मानसिकता वहां पे ले गई हमको, भौतिकवाद की। और उसका परिणाम यही हुआ कि आज हम लोग ये महसूस कर ही पा रहे हैं कि कई शहरों में जो टेम्परेचर है वो 50 से प्लस हो ही गया है। तो ये अभी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इस पे वाइट पेपर लिखने चाहिए या रिसर्च पेपर होना चाहिए, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि धरती तापग्रस्त हो गई है, संतुलन खराब हो गया है। तो ये मानसिकता का जो परिणाम है वो हमको अभी देखने को मिलता है। तो ये दो दृष्टिकोण और दो मानसिकता को ऐसे बताया है इसमें।
बहुत अच्छे से बताया भैया आपने। ये जो आदर्शवादी मानसिकता में तीसरा मुद्दा है सहिष्णु, अ, यानी जो मान्यता के साथ है उसका एक एक्सेप्टेंस के हिसाब से है, या कैसे देखें इसको? हाँ भैया, वो रह गया। तो आदर्शवाद में मानसिकता में और भी चीजें आई। जैसे आदर्शवाद पूरा अहिंसा का पक्ष धर रहा, तो उसमें हिंसा और अहिंसा के बीच में एक रेखा खींची गई कि कुछ जीवों को मारना हिंसा है, कुछ मारना का अहिंसा है, पर जीव कहाँ पे है, किसमें करना है नहीं करना है, उसमें मतभेद बने रहे। तो तीसरा सहिष्णु का मतलब उसमें ये जो भी हो रहा है उसको सहन करो। जो मानसिकता है उसमें टॉलरेंस की जो बात है, तो ये सहन करने की जो बात है वो आदर्शवादी मानसिकता से आ रही है। चौथा जो आया है कि धरती के साथ लगभग जो आदर्शवादी जीवन है मानसिकता है उसमें अपराध जो धरती के साथ है वो नहीं है, पर जब बड़े बड़े जंगलों की बात आती है तो वहाँ आंशिक रूप से शोषण हो रहा है आदर्शवादी मानसिकता में। पांचवा जो है कि हर पीढ़ी ये चाहती है कि अगली पीढ़ी जो है वास्तव से जुड़ी रहे, तो उस पर बहुत सारा बल दिया जाता है। उसमें आस्था में भी कर्मकांड जो है उसको ज़्यादा जिसको हम कहेंगे पीढ़ियों को ट्रांसफर किया जाता रहे, कि ये वाला जो चीज़ है चला जाए, चाहे वो कर्मकांड में पूजा पाठ हो, भजन हो, ये सारी चीज़ें। तो ये प्रमुख रहा। तो सहिष्णु जो आप पूछ रहे थे वो वही है कि हमको सहन करना है, क्योंकि जो परम शक्ति है, ईश्वर है, वो अगर हम नहीं करेंगे, वो जो भी कर रहे हैं वो हमको प्रताड़ित भी कर रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा करना है। तो यहाँ पर इसलिए सहिष्णु लिखा है। जी, मतलब जो रूढ़ियां बन चुकी है इसी में ही आएगी शायद, ऐसे लग रहा है। जी भैया, रूढ़ियों में ही है। किसी के कुछ प्रश्न है, नहीं तो आगे बढ़ते जंगलों हैं। का जंगलों का आंशिक शोषण क्यों बोल रहे थे ये? जी, जैसे आदर्शवाद में क्या है कि व्यक्तिगत रूप में जो जी रहे हैं, आप देखेंगे उनका जो भोग का या जिसको हम कंजम्पशन कह रहे हैं वो बहुत ही कम होगा। वो धरती के साथ में भी धरती के जो भी संसाधन है उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला जो है शोषण उसमें नहीं जाएंगे। पर आदर्शवाद की मानसिकता में जिसको हम कह रहे हैं कि कट्टरता जो है, जैसे बड़े बड़े युद्ध हुए, वो धर्म के नाम पे युद्ध हो या और भी बड़े युद्ध जो हुए, अब जो युद्ध होते हैं उसमें तो बड़े बड़े जंगल जो है वो कट जाते हैं। तो उनका आंशिक रूप से शोषण हो रहा है। व्यक्तिगत रूप में जो व्यक्तिगत जीवन में जो हो रहा है वो भौतिकवाद में ज्यादा शोषण हो रहा है, और आदर्शवाद में इस तरह से हुआ जंगलों का। ठीक है हाँ, दीदी। जी भैया, युद्ध के नाम से जो जंगल को वगैरह को नष्ट करते हैं उसको बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जी भैया, बढ़िया। ठीक है, बात साहब। आगे पढ़ो भैया। जी भैया। आदर्शवाद से उत्पन्न विसंगतियां। पहला, ईश्वर रूपी कद्र ग्रंथों में। दूसरा, पावन ग्रंथों पर आधारित विचार शैलियों में।
तीसरा, ऐसे विचार शैलियों पर आधारित शास्त्रों में। चार, शास्त्रों पर आधारित समुदाय मानसिकता में। पांचवा, समुदाय मानसिकता के आधार पर जीवन की शैली में मतभेद दृष्टव्य है। इसके साथ भौतिकवाद तकनीकी कर्माभ्यास से स्वीकृत उपलब्धियां। पहला, दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन के लिए यंत्र उपकरण। दूसरा, घरेलू एवं कृषि प्रौद्योगिकी यंत्र उपकरण। के आगे लिखा है, इन दोनों सविरोधी विचारों की स्वीकृत प्रवृत्तियां पांच। आदर्शवाद में लिखा है, विरक्ति, भक्तिवादी यानी प्रयास प्रवृत्ति। इसी के साथ भौतिकवाद के नीचे लिखा है, लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी संघ यानी संघर्ष कर्म प्रवृत्ति। ये ऐसे पांच प्रवृत्तियां इस लास्ट सेक्शन में। जी भैया, इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहे विसंगतियाँ कैसे हो रही, तो आदर्शवाद में हम देख रहे हैं कि जो भी मूल ग्रंथ है सारे ईश्वर रूपी, इसमें विसंगतियाँ है, यानी कि सारे ग्रंथों में जो बातें कही हैं वहाँ पे एक मत या एक रूपता नहीं है। और जब हम कह रहे हैं कि हर दर्शन जो होता है उसके साथ फिर एक विचार होता है, तार्किक पाठ होता है, तो पावन ग्रंथों पे जो विचार शैलियाँ हैं अलग अलग, उसमें भी मतभेद हमको दिख रहे हैं संप्रदायों में। और उसके शास्त्र यानी जो जीने का भाग है, कैसे जिए, जैसे कैसे जिए में बहुत सारा भाग आएगा कि हमारा संस्कृति कैसा होगा, सभ्यता कैसा होगा, हमारे जो रूढ़ी है जिसको हम कह रहे हैं वो कैसा होगा। ये सारे में बहुत अंतर दिखता है हमको कि शादियों में देखेंगे, विवाह में देखेंगे कितना विवाह करना है नहीं करना है, इसमें एक रूपता नहीं है। धन जो कमाना है वो कैसे कमाना है, कुछ जगह पे कुछ तरह से धन कमाने को वैध नहीं माना जाता, लीगल नहीं माना जाता, कुछ जगह माना जाता है खाने को लेकर, आहार को लेके। तो ये जो शास्त्र है जीने के, उसमें बहुत भिन्नता है, मतभेद है। और उसके बाद फिर समुदाय की मानसिकता है कि हमारे समुदाय में रहना, उसमें भी हमको अलग अलग समुदाय आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इस धरती पर, कि एक समुदाय है, दूसरा समुदाय है, तीसरा समुदाय है। क्योंकि उनके जीने का जो शास्त्र है वो उसमें एक रूपता मानी है, तो वो एक समुदाय हो गया। वैसे ही सामुदायिक मानसिकता के आधार पर जो जीवन शैली है उसमें भी मतभेद होता है। अभी हम देख ही रहे कि बड़े बड़े शहरों में किसी एक एरिया में, एक ही सोसाइटी में किसी और समुदाय के लोगों को घर नहीं दे रहे। क्यों है? क्योंकि समुदाय मानसिकता में ये सब जीवन शैली में भी हमको ये दिखने लगा है। तो ये आदर्शवाद के जो विसंगतियाँ हुई, कॉन्ट्राडिक्शन क्या खड़े हुए, उससे इसकी बात है। दूसरी ओर जब भौतिकवाद में देखने जाते हैं तो उसमें टेक्निकल जो हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे थी, जो हर जगह एक जैसा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या स्वीकृत हुआ, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा मीडिया है, कम्युनिकेशंस है, पूरे दूर संबंध, दूरदर्शन, दूरगमन, इसके लिए जो उपकरण हुए, यंत्र उपकरण, उसमें सबको एक जैसा उपलब्ध जो हुआ वो सबको मिल गया। और फिर क्या हुआ कि जो उपकरण यंत्र मिले हमको, चाहे वो डोमेस्टिक घरेलू हो या फिर कृषि के लिए जो हो बनाने की, ये हमको उपलब्धि हुई इनसे, भौतिकवाद से, तकनीकी कर्माभ्यास से। फिर हम ये देखते हैं कि इन दोनों विचारधारा जो एक दूसरे के बहुत विरुद्ध में है, भौतिकवादी विचारधारा और ईश्वरवादी, दोनों के एक दूसरे में अपोजिट है पूरी। तो इससे क्या प्रवृत्तियां जन्मी, तो आदर्शवादी जो प्रवृत्तियां जन्मी उसमें विरक्ति आई कि सब कुछ को छोड़ना है। उसमें भक्ति आई कि नहीं, भक्त में तन्मय हो जाना है, तल्लीन हो जाना है।
ये आदर्शवाद में आएगी। और फिर प्रवृत्तियां, जो भौतिकवाद में तीन प्रवृत्तियां हैं जिसको हम उन्माद बोल रहे हैं, लाभोन्माद यानी पैसा इकट्ठा करना है, यानी लाभ जो है वो लाभ को प्रमुख रूप में रखना। भोगोन्माद यानी सबसे ज्यादा जो भी भोग कर पाए वो करना। तो असामाजिकता जो है उसका मूल भोगोन्माद है। तीसरा कामोन्माद है, तो जो हम लोग अभी सारा समाज में देख रहे हैं, जो भी एक तरह से संग्रह सुविधा है या मार्केटिंग हो रहा है, या जो संबंधों में स्व स्व नारी स्व पुरुष में जो मतभेद आ रहा है या समस्याएं आ रही है, उसके मूल में कामोन्माद है। तो ये सारी पांचों जो प्रवृत्तियां, विरक्ति, भक्ति, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, इन सभी प्रवृत्तियों से समाज का जिसको हम गठन कह रहे हैं अखंड समाज, या समाज में अभय होना है, वो नहीं हो पाया। ना वो तीन उन्माद से अभय हो पाए, ना ही दो भक्ति विरक्ति से अभय हो पाया समाज में, ऐसा बता रहे हैं। जी भैया। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। इसको प्रयास प्रवृत्ति बोलते हैं। ये तो तीनों उन्माद है, ये संघर्ष कर्म प्रवृत्ति, ये समझ में आ रहा है कि इसमें संघर्ष है, इसका बेस संघर्ष है तीनों उन्माद में। और इधर प्रयास प्रवृत्ति बोल रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे? इसमें दोनों प्रवृत्तियों में देखेंगे तो जो उन्माद है उसमें तो मूल में समझ में आता है संघर्ष ही है, पूरा भौतिकवाद में संघर्ष है, जिसको हम कह रहे हैं कि द्वंद्व है, द्वंदात्मक भौतिकवाद है। यहाँ पे जब प्रवृत्ति को देखते हैं, विरक्ति और भक्ति, तो उसमें प्रयास है, उसमें संघर्ष की जगह हम देखें मूल में क्या कर रहे हैं हम लोग। जैसे विरक्ति को देखेंगे, सब कुछ को छोड़ना है, त्याग करना है, तो ये विरक्ति की प्रवृत्ति है। इसमें क्या है, प्रयास है संघर्ष के स्थान पर। जबकि लाभोन्माद में देखेंगे तो संघर्ष ही है, वहाँ प्रयास नहीं है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि हम लोग जो एक तरह से व्यवस्था है, व्यवस्था के विपरीत में, या जो एक मानवीय व्यवस्था का ढांचा है, कम देकर ज्यादा लेना, लाभ वही है, उसमें संघर्ष है। तो ये संघर्षवादी प्रवृत्ति होगी। यहाँ पे भक्ति और विरक्ति है, ये प्रयास के उन्मुख है, यानी भक्ति के लिए भी प्रयास पूर्वक ही होगा हमारे साथ। जी। मतलब सहजता कहीं भी नहीं है पांचों प्रवृत्ति में, ये ध्यान दिया। नहीं, ये मानवीय सहजता पांचों प्रवृत्ति में नहीं है। अच्छा, बढ़िया। यानी कि भक्ति विरक्ति में भी देखेंगे तो कोई परिवार जो है, विरक्ति जो है उसमें परिवार हो ही नहीं सकता, या परिवार बन गया और विरक्ति हो गई तो परिवार कैसे चलेगा। वैसे ही भक्ति में भी है, भक्ति में आदमी अपना सब कुछ सौंप देता है, तो वो भक्ति में भी जिसको हम कह रहे हैं परिवार व्यवस्था, वो नहीं टिक पाएगी। उन्माद में तो तीनों में टिक ही नहीं पाएगी। अगर उन्माद में है, तीनों उन्माद अगर भावी हो गए, तो उस समाज की कल्पना करने से भी पता चलता है कि जहाँ पे लाभोन्माद है, अभी लाभोन्माद जहाँ हावी है, तो मैं हमेशा अपने भय में ही रहूंगा ना, कि कोई मुझसे कम दे के ज्यादा ना ले ले। भोगोन्माद में वही रहेगा, समाज में के परिवार में जो भी वस्तु है वो भोग के लिए है, तो वो वहां तक जाएगा, शरीर भी भोग के लिए, कामोन्माद में। तो ये प्रवृत्तियों में समाज नहीं बन पाएगा अखंड। और भक्ति विरक्ति में भी समाज नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति भक्ति करेगा, ये व्यक्ति विरक्ति करेगा, पर उत्पादन या परिवार में जो समृद्धि है, समाधान है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये पांचों प्रवृत्तियों में कोई हमको आगे भविष्य दिखता नहीं जहाँ पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बन पाए। बहुत सुंदर।
बहुत बेसिक जगह पे हिट कर रहे हैं, हर बहुत बारीकी से बाबा जी कि परंपरा भी नहीं बनेगी, व्यवस्था भी नहीं बनेगा। जी जी, इसीलिए भक्ति विरक्ति में देखेंगे ना तो व्यक्तिवादी है मूल में। और यहाँ लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद में भी व्यक्तिवादी है, मतलब मैं सुखी हो जाऊं। जबकि सहस्त्रवाद में कह रहे हैं कि धरती में सभी सुखी हो सकते हैं, और सभी सुखी कैसे हो सकते हैं, तो परंपरा पूर्वक हो सकते हैं। परंपरा का अर्थ है कि शिक्षा में आ जाए, आचरण में आ जाए, संविधान में आ जाए, व्यवस्था में आ जाए, संस्कृति में आ जाए, सभ्यता में आ जाए, विधि व्यवस्था में। उस पूर्वक ही इसको हम जागृति को, जिसको हम कह रहे हैं कि धरती में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होने से उसकी निरंतरता हो पाएगी, यानी धरती भी हमेशा के लिए बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियां भी समझदार होकर इसके साथ जी पाएगी। तो यही परमानेंट सॉल्यूशन है, ऐसा शास्त्रवाद में बता रहे हैं। जी भी, बहुत बहुत धन्यवाद। वसंत भैया आप पढ़ रहे हैं? जी, हाँ आगे पढ़ो। हाँ, पढ़िए। आप पढ़ना चाहेंगे भैया, आगे पढ़ सकते हैं। हाँ, सरस्वती के बाद वही है, थोड़ा पढ़ लीजिए, उसको भी थोड़ा समझ लेना। ठीक है। आगे जो है विकल्प है शास्त्रवाद। जी। उसमें कह रहे हैं कि उपरोक्त विश्लेषण अनुसार भौतिकवाद से मानव को समझने, मानव के जीने की कोई जगह अभी तक स्पष्ट का कोई स्पष्ट स्वरूप निकलता नहीं है। दूसरी ओर अध्यात्मवाद, आदर्शवाद, ईश्वरवादी परंपराएं रहस्य में फंस गई एवं वादग्रस्त हो गए। इन सब में शुभकामना रहते हुए मानव मानव बनकर जीने योग्य स्पष्ट ज्ञान, विवेक, विज्ञान, विचार शैली, व्यवहार विधि संपूर्ण मेधावियों में स्पष्ट हो चुका है। अतएव इसका विकल्प गतिशील होना ही एकमात्र उपाय है। तो इसमें जो अ, ये ये आवाज कट आवाज गई भैया। बीच बीच में कट रही है शायद। अभी नहीं आ रही है भैया जी की आवाज। आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू होगा। भैया जी लेफ्ट हो गए हैं।
जी, तब तक आगे पढ़ता हूँ मैं। भैया शायद जुड़ जाएंगे। ठीक है वो। सॉरी, मेरा नेट कनेक्शन छूट रहा है। अच्छा। ये भैया का म्यूट है ना? हम्म। हाँ, मैं ऐसा कह रहा था, सॉरी मेरा नेट कनेक्शन छूट रहा है। या कोई बात। जी भैया, तो इसमें जो बिंदु है, 9 बिंदु, विकल्पों का प्रधान बिंदु, उसमें ज्ञान, दर्शन, विवेक, विज्ञान, विधि, विचारों में विकल्प। तो जब मध्यस्थ दर्शन की बात करते हैं तो ज्ञान में विकल्प का बात कर रहे हैं, दर्शन में बोल रहे मध्यस्थ दर्शन, विवेक, विज्ञान। तो ये चारों में विकल्प की बात हो रही है। फिर विचार व आचरण विधि में विकल्प, व्यवहार और कार्य विधि में विकल्प, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, ये सारे में विकल्प है। उसके साथ साथ शिक्षा जो है, हम जो इसको आज की शिक्षा में कह रहे हैं, उसमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा, संस्कार, तकनीकी शिक्षण कार्य रूप में विकल्प, उपयोग विधि में विकल्प, ये सारे विकल्प है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं आज की परंपरा में। इन विकल्पों को हम भले प्रकार से पहचान चुके हैं, इस विश्वास के से कि हम जिन विकल्पों को अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र के रूप में समझ चुके हैं, सर्वमानव सर्वस्वीकृत है ही। तो ये फिर उसको डिटेल में वर्णन किया है, सारे विकल्पों कैसे है। तो एक एक करके जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि हर विधा में विकल्प कैसे देख रहे हैं। आप प्रसन्न भैया, आप पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, ठीक है। पहला है भाग है ज्ञान दर्शन, पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। नमस्ते भैया, बार बार कट हो रहा है मेरा नेट अभी, तो शायद थोड़ा इश्यू है ऐसा लगता है, क्या करें। अ, तब तक भैया मैं पढ़ सकता हूँ। अम, और जैसे ही खत्म होता है तो फिर आप शेयर कीजिए। ये कितने 9 मुद्दे हैं यहाँ पे रखे हुए, ये तब तक पढ़ देता हूँ मैं। ठीक रहेगा भैया ऐसे? आप पढ़ लीजिए भैया, कुछ प्रश्न है तो भैया को रखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक रखेंगे। पढ़ लीजिए। हाँ भैया। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ज्ञान दर्शन विज्ञान में विकल्प। क्यों, कैसा, क्या प्रयोजन को इस प्रकार समझा गया है। जीवन ज्ञान अध्ययन गम्य है, इसलिए यह सबको सुलभ हो सकता है। दूसरा, संपूर्ण अस्तित्व ही मानव को देखने में आता है, अर्थात समझने में आता है। इसलिए अस्तित्व दर्शन हमें समझ में आया है और
सर्व मानव समझने योग्य है और चाहता है। विकास विधि सहअस्तित्ववादी सूत्रों के आधार पर संपूर्ण विज्ञान विश्लेषित होना सहज है। इसलिए सर्वमानव मानस इसे समझने का मात्या रखता है। इतना ही नहीं, इसे सर्वमानव चाहता है। विचार विधि में विकल्प। सहअस्तित्ववादी विचार को स्वीकारा गया है। यह सहअस्तित्व यह अस्तित्व सहज विधि से संपूर्ण विधाओं में सहअस्तित्व प्रभावशाली होने, सर्वमानव जीवन सहज रूप में ही साथ साथ जीने के और मानव के रूप में पहचानी गई है। इसे हम भली प्रकार से स्वीकार कर चुके हैं। इसे सर्वमानव तक पहुंचाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसमें संपूर्ण इकाई अपने स्वभाव गति में समाधान उसकी निरंतरता है। व्यवहार पूर्वक ही सर्वमानव आश्वस्त विश्वस्त होने की व्यवस्था है और चाहता है। इसे भले प्रकार से देखा गया, यही सर्वमानव में समाधान है, अस्तित्व में अनुभव होता है, इसे प्रमाणित कर भी देखा है। हर मानव अनुभव यानी तृप्ति मूलक विधि से जीना चाहता है। यही विचार में विकल्प है। तीसरा, व्यवहार विधि में मूल्य मूलक मानसिकता कार्य व्यवहारों को स्वीकारा गया है। यह कम से कम विश्वास के रूप में पहचाना गया है। विश्वास को वर्तमान में ही पहचानना, मूल्यांकन करना सहज है। वर्तमान में विश्वास अनिवार्यता के रूप में पहचाना गया है। न्याय विधि मानव सहज आचरण रूप में हम पहचान चुके हैं। सर्व मानव जीवन सहज रूप में न्याय की अपेक्षा करता ही है। उत्पादन कार्य में स्वायत्त होने के उद्देश्य सहित प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करना, समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि। विनिमय प्रणाली में नियोजित होने वाले श्रम मूल्य का पहचान, उसका मूल्यांकन पूर्वक श्रम विनिमय प्रणाली को अपनाना, यह लाभ हानि मुक्त होना स्वीकार्य है। सातवां, स्वास्थ्य संयम। यह मानव कुल में बारंबार विचार प्रयोग होते ही आया है। यह जीवन जागृति को व्यक्त करने योग्य रूप में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय संपन्न मानव शरीर तैयार रहने से ही है। पुनश्च जीवन सहज जागृति को मानव ये अगला पेज करेंगे। जी भैया, यहाँ तक रखते हैं, यहाँ का कर लेते हैं। जी ठीक है। तो अ, आपको कोई आवाज तो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है? नहीं भैया, ठीक है। ठीक है तो फिर हाँ। तो विकल्प की जो बात की हमने कि 9 बुद्धों में कैसे विकल्प है, तो उसमें पहले तो क्यों और कैसा, जिसको हम समाधान के रूप में देख रहे हैं, उसमें
प्रयोजन जो है वो महत्व है कि मानव को जीना क्यों है, अल्टीमेटली हमारा प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। तो क्या हमारा लक्ष्य मोक्ष है, या जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो, जिसको परिवार में जीना है, समाज में जीना है, व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए जीना है, ये लक्ष्य है। तो इसमें ये विकल्प है। तो इसमें सहस्त्रवादी सूत्रों से जो विज्ञान विश्लेषित होता है वो अंतर है दोनों में, आदर्शवाद और भौतिकवाद में। इसलिए जो सर्व मानव के लिए हो, जैसे हम समाधान, समृद्धि, अभय, शाश्वतों को कह रहे हैं, तो ये लक्ष्य किसी एक का नहीं, सर्व मानव का है। ये सर्व मानव चाहता है, तो ये उस रूप में विकल्प है। दूसरा विकल्प जो कह रहे, तो विचार विधि में विकल्प, यानी यहाँ पे किस विचार को, भौतिकवादी विचार, आदर्शवादी विचार के स्थान पे सहस्तित्ववादी विचार को स्वीकारा गया है। तो ये सभी विधाओं में हम देख रहे थे, सभी विधा, चाहे उत्पादन हो, विनिमय हो, शिक्षा हो, न्याय हो, सभी में ये सहअस्तित्व जो है वो स्वीकार हो पा रहा है। और इसके लिए जो ग्रंथ लिखे गए विचार के लिए, तो बेसिकली मानसिकता जो है उसके लिए कैसा होगा, तो अभी का भौतिकवाद द्वंद्व से भरा हुआ है, तो उसकी जगह समाधानात्मक भौतिकवाद। जनवाद जो है वो संघर्ष में पड़ा हुआ है, उसकी जगह व्यवहारात्मक जनवाद। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद जो है वो अभी रहस्य में फंसा हुआ, उसकी जगह अनुभव किया जा सकता है, वैशाध्यात्मवाद। वैसे इस ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या है कि जो समाधान है वो स्वभाव गति में है, आवश्यक गति में नहीं है। और व्यवहार पूर्वक ही सर्वमानव आश्वस्त विश्वास हो सकते हैं, ये व्यवहार पूर्वक ही हो गया। तो यही समाधान है सर्वमानव विचार में जो विकल्प है। उसमें उसमें व्यवहार विधि में विकल्प, तो अभी तक जो कार्य व्यवहार है उसमें जो मानसिकता है उसको मूल्य मूलक रूप से दिखना है अभी। इसमें कम से कम विश्वास है, विश्वास को वर्तमान में ही पहचाना है। विश्वास को अभी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि मानव मानव के मध्य में, यानी परस्परता में सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा है जिससे विरोध हो रहा है वो विश्वास से, विश्वास नहीं हो पाने से हो रहा है। तो अगर विश्वास हो पाता है तो ये मानव मानव में विरोध समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो हम देख पा रहे हैं कि न्याय विधि में जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि मानव अभी तक जो है न्याय नहीं कर पाए संबंधों में। उत्पादन कार्य में विकल्प कैसे देख पा रहे हैं कि अभी तक जो समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि के कारण हम लोगों का जो समझदार होना है वो पहला मुद्दा है, उसके बाद ही हम समृद्धि को पा पाएंगे। विनिमय प्रणाली में जो विकल्प है वो ये है कि श्रम का मूल्य का जो मूल्यांकन होना है श्रम विनिमय प्रणाली में, उसमें शोषण नहीं है, उसमें लाभ हानि से मुक्त है। स्वास्थ्य संयम में कैसे देख रहे हैं विकल्प को, तो हम लोग को ऐसे ही समझ में आता है कि शरीर की आवश्यकता क्यों है। तो जीवन की जागृति को व्यक्त करने के लिए शरीर जो है उसमें उपयोगी साधन है, और उसमें जो हमारी इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है या ज्ञानेंद्रिय है, ये हमारे लिए उपयोगी है स्वास्थ्य संयम में। इस तरह से है पूरा। आगे फिर जो बात आएगी स्वास्थ्य संयम में कि हर प्रकार से देखेंगे तो जीवन जागृति है वो किसी स्वस्थ शरीर से प्रमाणित होगी। इसीलिए शरीर स्वस्थ रखना ये हमारी एक बाध्यता है। और वो कैसे पता चलेगा, तो तीनों ज्ञान जो है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीय आचरण ज्ञान, ये परिवार में व्यक्त होगा, विश्व परिवार तक व्यक्त होगा। और उसी को हम सुख एक अपने परिवार में देखेंगे तो सुख शांति, समाज में संतोष और पूरी व्यवस्था में आनंद के रूप में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग समाधान, समृद्धि और असुविधा के रूप में भी, मानव लक्ष्य के रूप में भी देख पाते हैं। ये विकल्प है। तो शिक्षा संस्कार में विकल्प कैसे है, हम लोग पहचान चुके हैं कि हमारी शिक्षा जो है अभी वो लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद के उन्माद तरह से फंसी हुई है। हम जिस शिक्षा की बात कर रहे थे, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, वो मानवीयकृत शिक्षा है। तो इसमें सारे आयाम मानव के, सभी दिशा, जागृति की दिशा, परिप्रेक्ष्य को जब हम देखते हैं तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, ये सभी का अध्ययन है इस शिक्षा में। और इसमें देश जो है, काल का, क्रिया का, फल परिणाम, सभी में समाधान को हम लोग मतलब ढूंढ पाए, समझ गए, समझा पाए। तो यही है जो सर्वमानव में जीवन सहज रूप में स्वीकृत है। इस तरह से शिक्षा में विकल्प है। उत्पादन में विकल्प कैसे है कि उत्पादन का जो उपयोग है, सदुपयोग है, प्रयोजनशील है, उसको स्वीकारा गया है। और उसी के कारण फिर परिवार में न्याय होना, व्यवस्था होना, इस तरह से हम लोग उसको पहचान पाए। तो ये पूरा 9 विधाओं में विकल्प की बात है।
यहाँ पे, यहाँ तक हम आज रखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हो तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। जी भैया, कोई प्रश्न हो तो आप बता दीजिए। जी, पूरा जो सेक्शन है काफी मतलब बड़ा स्पैन, मतलब मैं तो सोच ही रहा हूँ कि अभी तक पूरा मेरे ख्याल से उतरा नहीं है ऐसे लग रहा है। और काफी कुछ चीजें रखी है यहाँ पे। जी भैया, उसको और बात करेंगे ना अगले सेशन में। ठीक, मतलब यहाँ पे ये पढ़ तो बहुत बार चुके हैं, मतलब वैसे पढ़ा हुआ लगता है, पर इसका अर्थ और ये सब जुड़कर जो विचार, जो यहाँ पे दूसरा भी जो पार्ट रखा है, विचार विधि में विकल्प, तो ये भी काफी बड़ा लग रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं, अगली बार वापिस मिलते हैं। ठीक है। जी भैया। ठीक है, सभी को नमस्ते। ठीक है, बहुत अच्छा रहा भैया, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को।